सबने ये ठाना है, पानी को बचाना है। कल कल करती चलती हूँ, बस बहती ही रहती हूँ। हिमखंडों से निकलती हूँ, खेतों को सींचती हूँ। कल कल करती चलती हूँ, बस बहती ही रहती हूँ। बच्चों, बूझो मैं कौन हूँ? सही पहचाना, मैं एक नदी हूँ। मेरा नाम सतलुज है। मेरी जैसी कितनी नदियाँ, कितने ही प्रदेशों, शहरों, कस्बों और गांव से होती हुई आगे बढ़ती हैं। सभी लोग हमें देखकर बहुत उत्साहित होते हैं, क्योंकि हम बहुत उपयोगी हैं। खेल खलिहान सींचना, बिजली बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान करना, घरों के कामकाज के लिए पानी प्रदान करना इत्यादि हम सब काम करते हैं। इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। आज मैं आपको एक ऐसे प्रदेश में लेकर चलती हूँ जहाँ से मैं गुजरती तो नहीं हूँ, पर सरकार ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया है। वो प्रदेश है राजस्थान। मुझे पता चला है कि यहाँ पानी की बहुत कमी है। तो चलते हैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में। इस वीडियो के उद्देश्य हैं: क. समझना प्राचीन भारत में जल को कैसे संरक्षित किया जाता था। ख. समझना कुएं, बावली आदि का प्राचीन भारत में महत्व। ग. समझना कुएं और बावली में पानी कहाँ से आता है। अरे अर्जुन, ये क्या किया? इतनी जोर से गेंद फेंकी कि वो सीधे कुएं में जाकर गिरी। गलती हो गई। चल देखते हैं कि गेंद दिख भी रही है या पानी में डूब गई। नहीं नहीं, मुझे कुएं की गहराई से डर लगता है। अच्छा, मैं ही झांकता हूँ। भुवन, गेंद तो नहीं दिख रही, पर कुएं में पानी का स्तर कम लग रहा है। क्या कह रहे हो? हमारे गांव के पास बस यही कुआं है। सच कह रहे हो दोस्त, ये एक चिंता का विषय है। याद है तुम्हें, मास्टर जी ने कल हमें बताया था कि धीरे धीरे भूजल स्तर कम हो रहा है। बच्चों, क्या आपको पता है भूजल क्या होता है? भूजल धरती के नीचे मिट्टी और पत्थरों में पाया जाने वाला जल होता है। वर्षा का पानी और हिमखंडों और पहाड़ों की बर्फ के पिघलने से निकलने वाले पानी का कुछ भाग धरती द्वारा सोख लिया जाता है और कुछ भाग धरती की निचली परतों में इकट्ठा हो जाता है। हाँ, याद है। भुवन, मैं सोच रहा हूँ कि जैसे आजकल ये पानी की समस्या होती है, तो पहले के जमाने में जब राजा राज्य करते थे, तब भी ऐसे ही पानी की समस्या होती होगी। हाँ, सही कह रहे हो, क्योंकि हमारे प्रदेश की जलवायु ही ऐसी है कि यहाँ वर्षा कम होती है। अगर समस्या होती होगी, तो राजा कोई तो पानी बचाने और संरक्षित करने का उपाय करते होंगे। एक काम करते हैं, मेरे दादाजी के पास चलते हैं। उन्हें इतिहास में बहुत रुचि है। वो ही हमें सारी जानकारी दे पाएंगे और हम उनसे पानी की समस्या के बारे में भी बात कर लेंगे। हाँ, ठीक है, चलो चलते हैं। नमस्ते दादाजी, आप यहाँ बैठे हो? मैं तो आपको मिलने घर गया था। नमस्ते बच्चों, मैं अक्सर शाम के समय इस सरोवर के घाट पर आकर बैठ जाता हूँ। मुझे यहाँ बहुत शांति मिलती है। मुझे भी यहाँ आना बहुत पसंद है। सुबह सुबह तो यहाँ पर लोग अलग अलग कार्य कर रहे होते हैं, जैसे व्यायाम, पूजा इत्यादि। बच्चों,
क्या आपको पता है प्राचीन भारत में इन घाटों का क्या महत्व था? बच्चों, मैंने सुना है कि हजारों वर्षों पहले जब इस सरोवर के घाट का निर्माण हुआ था, तब इसका बरामदा, हॉल, सीढ़ियां सब कुछ सजा रहता था। लोग यहाँ त्योहार मनाने आते थे, सरोवर की पूजा करते थे और बच्चे घाट पर बनी पाठशाला में पढ़ने आते थे। वाह दादाजी, लोग तो बहुत आनंद लेते थे। हाँ बच्चों, आनंद भी लेते थे और घाट की सफाई का भी पूरा ध्यान रखते थे, क्योंकि वे सब इसे अपना मानते थे। घाट की सफाई रखने की वजह से सरोवर भी साफ रहता था। आप सही कह रहे हैं दादाजी, सफाई करना तो बहुत जरूरी होता है। आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। बच्चों, बस यही सोच रहा हूँ कि सरोवर में पानी का स्तर कम होता जा रहा है और हमारे प्रदेश में बरसात भी कम होती है। क्या सच दादाजी? आज कुएं में भी पानी का स्तर कम लग रहा था। दादाजी, हमें जानना है कि प्राचीन काल में भी जलवायु की वजह से हमारे प्रदेश में पानी की कमी होती होगी, तो लोग क्या करते थे? दादाजी, कल इतिहास की कक्षा में मास्टर जी ने हमें बताया कि जैसे हमारे प्रदेश में बहुत कम बरसात होती है, प्राचीन काल में राजा महाराजा इस बात को जानते थे, इसीलिए वो बावली, पोखर, नहर, कुओं आदि का निर्माण बरसात के पानी को जमा करने के लिए कराते थे। ये सही बात है बच्चों। बावली एक बड़ा और चौड़ा कुआं होता था, जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती थी। ये अभी भी हैं, पर अब ये सूख चुकी हैं। कुएं में जाने के लिए सीढ़ियां? अरे वाह! एक मजे की बात बताता हूँ। हजारों वर्ष पहले अल बेरूनी नामक यात्री उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। उसने यहाँ आकर हर चीज का, खासकर वास्तुकला का बहुत करीब से निरीक्षण किया था। उसको यहाँ के बने तालाब बहुत पसंद आए और उसने उनकी बनावट की बहुत प्रशंसा की। वाह दादाजी, ये तो बहुत गर्व की बात है कि हमारी वास्तुकला जग प्रसिद्ध है। हाँ बच्चों, ये तो है। सोचकर ही गर्व महसूस होता है। पर दादाजी, मेरे मन में एक प्रश्न है कि इन बावलियों में पानी कहाँ से आता था? जैसे कुएं में आता है। विस्तार से बताइए दादाजी। जैसे कि तुम्हें पता है कि वर्षा का पानी और बर्फ के पिघलने पर पानी का कुछ भाग धरती द्वारा सोख लिया जाता है और कुछ भाग धरती की निचली परतों में इकट्ठा हो जाता है। इसे भूजल कहते हैं। इसी पानी का इस्तेमाल करने के लिए कुओं और बावली का निर्माण हुआ। इसका इस्तेमाल बारिश के पानी का संरक्षण करने के लिए भी होता था, जिसका प्रयोग पूरा समुदाय करता था। बावली के चारों तरफ सीढ़ियों और चबूतरे का भी निर्माण होता था, जिससे कि लोग उसकी गहराई तक पहुंच सकें और पानी का इस्तेमाल कर सकें। तब तो इन बावलियों के आसपास की मिट्टी भी बहुत उपजाऊ होती होगी। हाँ, बिल्कुल। दादाजी, जैसे पहले जमाने में भूजल का इस्तेमाल करने के लिए कुओं और बावलियों का इस्तेमाल होता था, आजकल हम लोग और किन स्रोतों के द्वारा भूजल का उपयोग कर सकते हैं? बेटा, आजकल हैंडपंप, ट्यूबवेल आदि के द्वारा खुदाई करके भूजल का प्रयोग किया जाता है। दादाजी, जैसे कि आपने बताया कि बावलियां कितनी उपयोगी थी, तो क्या इनका पुनः निर्माण नहीं हो सकता? यही तो दुख की बात है कि अब भूजल का स्तर निर्माण कार्यों और औद्योगिकरण की वजह से बहुत नीचे जा चुका है। इसीलिए इसका पुनः निर्माण मुश्किल है।
बच्चों, निर्माण कार्यों और औद्योगिकरण के अलावा भूजल का स्तर कम होने के और क्या कारण हो सकते हैं? अच्छा, मैं आपको एक संकेत देती हूँ। वो ही कारण मेरे जैसी कई नदियों के सूखने के भी हैं। अच्छा दादाजी, ये तो हुई पूरे समुदाय की बात, पर लोग अपने अपने घरों में पानी को संचित कैसे करते थे? बेटा, प्राचीन काल में हमारे प्रदेश में घर पत्थर और चूने से बनते थे। घर की छतों जहाँ बारिश का पानी इकट्ठा होता था, उसका मार्ग टांका से जोड़ा जाता था, जहाँ बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था। टांका? ये क्या होता है? टांका एक प्रकार का छोटा सा ऊपर से ढका हुआ भूमिगत गड्ढा होता है। इसका इस्तेमाल पीने के पानी और बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। आजकल भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अरे वाह दादाजी, इसका मतलब हम आज भी पुराने तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। दादाजी, आजकल तो पानी की बहुत ज्यादा कमी हो रही है और हमारी जनसंख्या भी बढ़ रही है। शहरों में, गांव में हर जगह पानी की कमी है। ये एक चिंता का विषय है। हाँ बच्चों, यह एक चिंता का विषय है। तुम्हें पता है, हमारे प्रदेश में इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने एक नहर का निर्माण किया है, जिसका नाम राजस्थान नहर तथा इंदिरा गांधी नहर भी है। ये हमारे देश की सबसे लंबी नहर है। इसके द्वारा सतलुज नदी का पानी हमारे प्रदेश में लाया गया है, जिसका इस्तेमाल खेती और दूसरे कामों के लिए भी होता है। देखा बच्चों, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सरकार ने मुझे राजस्थान पहुंचा दिया है। दादाजी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बच्चों, पानी की समस्या केवल हमारे प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। ये संपूर्ण संसार की समस्या है। इसके लिए हमने अगर अभी कमर नहीं कसी तो बहुत देर हो जाएगी। सही कह रहे हैं दादाजी। आज आपने हमें प्राचीन भारत में पानी कैसे संरक्षित करते थे बताया। ये जानकारी बहुत ही लाभदायक थी। दादाजी, लेकिन ये भी सच है कि पानी की समस्या विश्वव्यापक है। आशा करती हूँ कि प्राचीन काल में राजस्थान जैसे रेतीले प्रदेश में पानी को कैसे संरक्षित करते थे, आपको इसके बारे में जानकारी मिली होगी। लेकिन आज जो पानी की कमी हो रही है, वो एक चिंता का विषय है। पानी की कमी के कारण क्या है और इस समस्या से हम कैसे निपट सकते हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप भी विचार करें और पानी बचाएं। हम सब ने ये ठाना है, पानी को बचाना है। भाग 2। नमस्कार दोस्तों, मैं लौट आई हूँ। आपको याद होगा, पिछले वीडियो में भुवन और अर्जुन ने दादाजी से प्राचीन भारत में, खासकर राजस्थान में पानी को कैसे संरक्षित करते थे, इसके बारे में जानकारी एकत्रित की थी। दादाजी ने उन्हें बताया था कि पानी की समस्या केवल राजस्थान में ही नहीं है, बल्कि देश व्यापक है। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। भुवन और अर्जुन का स्कूल से आने का समय हो गया है। वो दादाजी से अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बहुत उतावले हो रहे होंगे। तो चलिए भुवन और अर्जुन के साथ दादाजी से मिलते हैं। इस वीडियो के उद्देश्य हैं: क. समझना सतही जल और भूजल में अंतर। ख. समझना पानी की कमी के कारण। ग. समझना बांध क्या होता है। घ. समझना किन किन तरीकों से पानी बचाया जा सकता है। भुवन, क्या बात है? आज तुम कुछ उलझन में लग रहे हो। हाँ अर्जुन, आज मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? अगर तुम्हें याद हो तो आज भूगोल की कक्षा में
मास्टर जी ने बताया था कि धरती को नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सतह का 71% भाग पानी से ढका हुआ है और अंतरिक्ष से देखने पर ये नीली दिखाई देती है। इसका 29% भाग भूमि है। हाँ, बताया तो था। तो अगर धरती का 71% भाग पानी से ढका है, फिर भी पानी की कमी कैसे हो सकती है? हाँ भुवन, अब तो मैं भी सोच में पड़ गया। चलो दादाजी के पास चलकर इस प्रश्न का उत्तर पूछते हैं। दादाजी नमस्ते। नमस्ते बच्चों, आज क्या पढ़ा स्कूल में? दादाजी, आज जो मास्टर जी ने बताया उससे तो मैं सोच में पड़ गया हूँ। ऐसा क्या बताया मास्टर जी ने आज कि तुम सोच में पड़ गए? दादाजी, आज भूगोल की कक्षा में मास्टर जी ने बताया कि धरती को नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सतह का 71% भाग पानी से ढका हुआ है और अंतरिक्ष से देखने पर ये नीली दिखाई देती है। इसका 29% भाग भूमि है। अगर ये सत्य है, तो भी पानी की कमी कैसे हो रही है? बच्चों, क्या आप जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर? अगर धरती की सतह का 71% भाग पानी से ढका हुआ है, तो भी पानी की कमी कैसे हो रही है? ये तो मास्टर जी ने बिल्कुल सही बोला है। धरती पर जल का बहुत ही असंतुलित वितरण है। बच्चों, धरती पर पानी धरती की सतह पर सतही जल और धरती के नीचे भूजल के रूप में पाया जाता है। सतही जल समुद्र, नदी, सरोवर आदि में पाया जाता है। तो क्या ये सतही जल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर 71% पानी में केवल 1% ही स्वच्छ जल है। बाकी खारा पानी है, जिसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। दादाजी, स्वच्छ जल का मुख्य स्रोत क्या है? स्वच्छ जल का मुख्य स्रोत बरसात है। बच्चों, क्या आप स्वच्छ जल के और स्रोतों के बारे में बता सकते हैं? सिर्फ 1% पानी ही स्वच्छ है। तब तो हमें और भी समझदारी से पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। दादाजी, क्या इसीलिए कुएं खोदे जाते हैं, जिससे कि हम भूजल का भी उपयोग कर सकें? सही कह रहे हो बेटा। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे प्रदेश राजस्थान में पानी की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया है। ऐसे ही अन्य प्रदेशों, शहरों, गांवों में भी नहर, तालाब आदि का निर्माण कृषि और घरेलू कार्यों के लिए पानी की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो क्या ये सतही जल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? बेटा, हम सभी को पानी की आवश्यकता रोज होती है। इसी की पूर्ति के लिए सरकार बांध का निर्माण करती है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि बांध क्या होता है? बांध नदी पर जल के प्रवाह को रोकने के लिए एक अवरोध होता है। यह एक तरह की दीवार होती है, जिसको नदी पर पानी के प्रवाह को रोकने के लिए बनाया जाता है। दादाजी, पर नदी के प्रवाह को रोकना ही क्यों होता है? बेटा, बरसात के दिनों में अक्सर कुछ नदियों में पानी काफी अधिक हो जाता है। अगर उनके प्रवाह को ना रोका जाए, तो बाढ़ आने की संभावना बन जाती है। सच दादाजी? हाँ, इस दीवार में विशेष प्रकार के फाटक होते हैं, जिन्हें पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए खोला अथवा बंद किया जा सकता है। ओह, इसका मतलब ये बांध जल की पूर्ति करने के अलावा बाढ़ के आने की संभावना को भी कुछ हद तक कम करता है। बिल्कुल। यह तो बहुत ही अच्छा है।
और बेटा, ये बांध और भी कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। ये गिरते हुए पानी की ऊर्जा का इस्तेमाल करके बिजली बनाने में सक्षम होते हैं, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मछली पालन, पानी के संचय आदि में भी काम आते हैं। इसीलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। ये पानी के संचयन में भी काम आते हैं। हाँ, बिल्कुल। बांध की सहायता से कृत्रिम झील का निर्माण कराया जाता है, जो जलाशय कहलाती है। ये पानी के संचयन के लिए प्रयोग में लाई जाती है। पानी को संचित करने के लिए ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। लेकिन बच्चों, इतना सब करने पर भी जल संकट बना हुआ है। दादाजी, फिर कैसे लोग अपनी पानी की जरूरत पूरी करते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि जल वितरण बहुत ही असंतुलित है। अलग अलग स्थान के लोग अलग अलग तरीकों से जल की पूर्ति करते हैं। विस्तार से बताइए दादाजी। बेटा, कहीं कहीं जल निगम या जल बोर्ड जो पानी की सप्लाई करता है, वो नल के द्वारा घरों तक पहुंचता है। जल बोर्ड क्या होता है? प्रदेश सरकार के अंतर्गत जल बोर्ड एक सरकारी विभाग होता है। इसका काम प्रदेश के लोगों तक पानी पहुंचाने का होता है। किन किन तरीकों से लोग घरों में जल संचित करते हैं? कुछ लोग घरों में सीमेंट या प्लास्टिक की बड़ी टंकियों में पानी संचित करके पूरा दिन उसी का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग बिजली के पंप जैसे जेट पंप या सबमर्सिबल पंप की मदद से भूजल को टंकी में संचित करते हैं। लेकिन इस तरीके से पानी को संचित करने में कभी-कभी बहुत पानी बर्बाद हो जाता है। ये सब सुनकर तो लग रहा है कि पानी को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। किन तरीकों से हम पानी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं? हमें कम से कम पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। पानी को बेकार में बहने नहीं देना चाहिए। अच्छा, तुम लोग बताओ कि हम किस तरह से पानी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं? मुझे लगता है कि चलते नल की बजाय कपड़े, बर्तन आदि धोने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पानी इन कामों के लिए कम लगेगा। बहुत अच्छा सोचा। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और साथ ही पेड़ों के कटान पर भी रोक लगानी चाहिए। मास्टर जी ने हमें बताया था कि पेड़ वर्षा कराने में सहायक होते हैं। वाह बच्चों, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। और जैसे कि आपने बताया कि शहर में लोग बिजली के पंप द्वारा भूजल का इस्तेमाल करते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत पानी बर्बाद हो जाता है। ऐसे में सरकार को हर घर के एक दिन की पानी की लिमिट को तय करना चाहिए। अगर लिमिट से ज्यादा पानी बहाया गया तो उसका जुर्माना देना होगा। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। हम किसानों को भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। रासायनिक खाद से खेत की मिट्टी के संपर्क में आने वाला पानी जहरीला हो जाता है, जो बहुत ही हानिकारक होता है। बरसात के दिनों में बरसात के पानी को इकट्ठा करके घर के कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। वाह बच्चों, तुमने तो बहुत से उपाय बता दिए हैं। सरकार पानी बचाने के लिए बहुत कुछ कर रही है। अब हमारी बारी है कि हम सरकार को सहयोग दें। बिल्कुल ठीक बेटा। सरकार लोगों तक जल संरक्षण के मुद्दे को पहुंचाने के लिए सेमिनारों और सभाओं का भी आयोजन करती है। लेकिन अगर हम अभी भी जागरूक नहीं होंगे तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी।
दादाजी, मैं और भुवन ये प्रण लेते हैं कि हम ना तो पानी बर्बाद करेंगे और ना ही किसी को भी करने देंगे। जितना हो सका पानी को बचाने के लिए जागरूकता फैलाएंगे। हम स्कूल जाकर इसके बारे में चर्चा करेंगे और अधिक से अधिक बच्चों को पानी बचाने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए साथ में लेंगे। तो बच्चों, देखा आपने, अगर आप सब चाहें तो पानी को बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सभी मनुष्यों को एकजुट होकर इस कार्य को सार्थक करना होगा। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको पानी की महत्वता ज्ञात हो गई होगी और अब से आप सब पानी बचाने में अग्रसर होंगे। धन्यवाद।